हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो आई गेस ये एपिसोड 14 है ऑफ द बिजनेस अपडेट सीरीज। मैं तो भूल जाता हूँ मतलब कौन से एपिसोड है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीडियो, बट आई गेस 14 ही है। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फिनेंशियल्स के नंबर्स के बारे में। ओके, तो चलिए, आई गेस नाम तो आप दिख ही सकते हो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फेडरल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, बिग पिक्चर का प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम यही है कि लाइक ये सारे बैंक्स में उतना कुछ ग्रोथ नहीं है, ठीक है। फेडरल बैंक इज अ 12% ग्रोथ इंजन एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो 10 to 12% ग्रोथ इंजन इन टर्म्स ऑफ से ग्रोइंग द लोन बुक और इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग डिपॉजिट्स, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ऐसे फिनेंशियल्स में पैसे डालते हैं जो 10, 12, 13, 14% से ग्रो कर रहे हैं, या उसके नीचे भी, जैसे HDFC बैंक 7, 8, 9% से ग्रो कर रहा है, एक्सिस बैंक इस बार 8% से ग्रो किया, इवन ICICI बैंक को भी मैं इस बार इस कैटेगरी में डालूंगा बिकॉज वो भी 13-14% से ग्रो कर रहा है। मतलब पैसा ज़्यादा नहीं बनता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट ग्रोथ का भूखा होते हैं, मार्केट ऐसे स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। ऑल्दो ये जो सारे बैंक्स का नाम बोला, मोटा मोटी सबका ही एसेट क्वालिटी ठीक है, लेकिन इफ यू आर ग्रोइंग द बुक एट 10-12%, मतलब क्या ज़्यादा पैसा कहाँ से बनेगा। दूसरा साइड ये भी है कि लाइक द पॉइंट इसके लिए ये सारे फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं एंड मुझे ये पता है कि लाइक इनका बेस बड़ा हो चुका है। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतना बड़ा लोन बुक हो गया है कि इस लोन बुक में 25% ग्रो नहीं कर पाएगा, आई नो दैट। लेकिन वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि इसका बेस इतना है या वो उतना है। एक्सक्यूजेस से मतलब मेरा क्या काम, करेक्ट। मुझे मार्केट में आना है तो आई नीड दैट कार दैट इज ड्राइविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, राइट। वो रेस के एनालॉजी का बात अगर मैं करूँ तो सो यहाँ पे 10-12% से ग्रो करने वाला फेडरल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से आपका ज़्यादा पैसे बनाएगा। दूसरे साइड में मैंने ये भी देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कुछ 4-5% से बढ़ा और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिरा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब इनका कॉस्ट में भी उतना कंट्रोल नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे अगर लोन बुक 12% से ग्रो कर रहे हैं, 10% से ग्रो कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट्स तो मिनिमम उसी रेट से ग्रो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई थिंक फेल बाई 3-4%। सो देखो, यही बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपका फेडरल बैंक में। दूसरे साइड में यही है कि लाइक आज अगर आप देखोगे तो सारे बड़े बैंक्स का रिटेल बुक का जिस पेस से ग्रोथ चल रहा था, सब ने अपने रिटेल बुक का पेस ऑफ ग्रोथ को घटा दिया बिकॉज ऑफ कोर्स सबको पता है, राइट। ये पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, माइक्रो फाइनेंस, ये सारे पूरे सेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, राइट। माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम तो लाइक सबको ही पता है। फिर आपने देखा होगा कि लाइक RBI ने भी ये क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे क्रैकडाउन्स लॉन्च किए, जो कुछ भी हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लाइक कोई भी बैंक का, कोई भी बड़े बैंक का जो उनका से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ICICI बैंक का भी अगर एग्जांपल लूँ, उनका 18, 19, 20% का ग्रोथ आता था बिकॉज उनका पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का बुक 30-40% से ग्रो करता था। लेकिन आज अगर देखोगे वो दोनों डिवीजन तो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी यही है। आई डोंट नो मैंने नंबर लिख के रखा है कि नहीं, नंबर लिखा नहीं, लेकिन वही वाला पॉइंट है। उनका भी रिटेल बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया। फेडरल बैंक का भी अगर मैं बात बोलूँ तो उनका भी रिटेल बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया। रिटेल बुक आई थिंक फेडरल बैंक का भी कुछ 12-13% से ही ग्रो कर रहा है। सो और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि कॉर्पोरेट बुक में, स्पेशली द हाई रेटेड कॉर्पोरेट बुक में भी ग्रोथ नहीं है बिकॉज वो ये ना, हाई रेटेड कॉर्पोरेट बुक में अगर आप मतलब से एक AAA या AA के मतलब रेटिंग पे कॉर्पोरेट को पैसा दे रहे हो तो वहाँ पे आपका यील्ड भी बहुत कम मिलेगा और इतने कॉम्पिटिशन है। सो बेसिकली क्या है, यू डोंट वांट टू गिव आउट अ लोन एंड जस्ट शो ग्रोथ इन वॉल्यूम्स जब लेट से फॉर एग्जांपल आपके ROE नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, जब लेट से आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे आपका कोई फेवरेबल यील्ड ही नहीं मिल रहा है। तो यही सीन है, बड़े कॉर्पोरेट्स में उतना कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है लोन बुक में इन सारे बैंक्स का। एंड देन अगेन सब बड़े बैंक्स का ये इनका ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो ये हो गया ये दोनों बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपका फेडरल बैंक का। तीसरा हम बात करते हैं फेड बैंक फिनेंशियल्स का। फेड बैंक फिनेंशियल्स बेसिकली इज ओन्ड बाई फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक से निकल के आया। आई थिंक फेडरल बैंक ओन 60% ऑफ द स्टेक ऑफ फेड बैंक फिनेंशियल्स। तो फेड बैंक फिनेंशियल्स क्या है, वो बैंक नहीं है, वो एक NBFC है। और आप देखोगे कि उनका सिक्योर्ड MSME लोन्स देते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड लोन हो एंड होम लोन हो एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो वो ऐसे लोन्स देते हैं, ठीक है। ये ऑफकोर्स टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज़ के लोगों को लोन्स देते हैं। तो फेड बैंक फिनेंशियल्स का अगर आप देखोगे, इनका लोन बुक का ग्रोथ का पेस बहुत अच्छा है। आई थिंक उनका लोन बुक ग्रू अराउंड 30% के आसपास, 29-30% से लोन बुक ग्रो किया। लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब हुआ। आई थिंक इनका मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत मतलब अलार्मिंग कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहे, ठीक है।
मतलब वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर कुछ 200 300 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और इसके वजह से क्या हुआ, इनको ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ा, तो इनका पैट और ईपीएस में उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया। तो फेड बैंक फाइनेंशियल्स का क्या है, उनका 30% का एक ग्रोथ इंजन तो है, लेकिन आई थिंक द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू ओनली 5 to 7%, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, सो ये हो गया बात। एंड आपको पता ही होगा कि राइट, जब आपका पैट उस रेट से नहीं ग्रो करता है तो आपका आरओई बढ़ता नहीं है। तो उनका अगर आप वाई लेवल पे Q4 ओवर Q4 देखोगे तो आरओई का नंबर भी नीचे की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली क्या है ना, देखिए व्हेन यू लुक एट कंपनीज लाइक सीएसबी बैंक और फेड बैंक फाइनेंशियल्स, आपको देख के अच्छा लगेगा कि भाई 29 30 32% से ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक शेयर होल्डर को लोन बुक ग्रोथ के बाद भी उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, उनका तो लोन बुक ही ग्रो कर रहा है एट अ वेरी टेपिड रेट, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे लोन बुक का तो ग्रोथ है, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपका पैट में ग्रोथ नहीं, ईपीएस में ग्रोथ नहीं, आरओई ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, तो शेयर होल्डर्स को पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो यही है। और फेड बैंक फाइनेंशियल्स का हमें ये भी देखना है कि लाइक उनका एसेट क्वालिटी आगे किस तरफ जाए, है ना। तो ये हो गया। चलिए एक दो और कर लेते हैं, इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं। इंडियन बैंक, देखिए इंडियन बैंक का कहानी आपका पीएनबी की तरह है, ठीक है। मतलब अगर आपने पिछले 3-4 साल बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक किया तो आपने देखा होगा पीएसयू बैंक्स में, स्पेशली अगर मैं पीएनबी का बात करूं या इंडियन बैंक का बात करूं, 2021-22 कोविड के बाद इनका एसेट क्वालिटी मतलब कतई खराब था। मतलब से फॉर एग्जांपल पीएनबी का एनपीए का नंबर था कुछ आई थिंक 12-13% के आसपास, ग्रॉस एनपीए का बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडियन बैंक का बात करूँ तो वो भी 9-10% का था। पिछले 3-4 सालों में इन्होंने क्या किया, अपने बुक को साफ किया, ठीक है, अपने घर को साफ किया। और फिर क्या हुआ, सिंस इनका एसेट क्वालिटी बेटर होता गया तो इनको मतलब इंक्रीमेंटली प्रोविजंस कम करना पड़ा, बिकॉज एसेट क्वालिटी जितना बेटर होता जाएगा उतना बैंक आगे जाके और कम प्रोविजन करेगा ना। प्रोविजन तो तभी ज़्यादा बढ़ाओगे जब आपको पता है कि लाइक आगे प्रॉब्लम और ज़्यादा होने वाली है। लेकिन अगर आपको पता है कि आगे जाके बुक और क्लीन होने वाला है, वेदर से फॉर एग्जाम्पल पुराने जो बुक था, जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक था, उसमें कलेक्शंस बढ़ने लग गया, और से फॉर एग्जांपल जो भी आपका पुराना एनपीए था वो भी लेट से वहाँ से लेट से भी पैसे आने लग गया, या अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लेट से अपना एक पार्ट ऑफ द बैड लोन्स बेच दिया, तो ये सब चीज़ों से क्या होता है ना, गोइंग फॉरवर्ड आप कम प्रोविजन करते हो। और इसके वजह से क्या है, एंड नाउ यू नो राइट कि एक इनकम स्टेटमेंट कोई भी बैंक में आप देखोगे प्रोविजन या क्रेडिट कॉस्ट काट के एक लाइन आइटम आता है, तो वो जितना कम दिखाओगे तो आपके ईपीएस में ग्रोथ आएगा। तो इंडियन बैंक भी वैसा ही है आपका पीएनबी की तरह, पिछले 3-4 साल में दे कंसिस्टेंटली केप्ट ऑन इंप्रूविंग द एसेट क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस बार भी अगर इंडियन बैंक का बात करो, आई थिंक द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 35-36% के आसपास। अब ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। जीएनपीए नंबर अभी 3% हो गया, लास्ट ईयर जीएनपीए 4% था, और जैसे मैंने बताया इंडियन बैंक का 3-4 साल पहले जीएनपीए 10-12% था। नाउ द पॉइंट इज दिस राइट, अभी तो जीएनपीए 3% हो गया, क्या आपको क्या लगता है जीएनपीए का भी जीरो होता है? नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली क्या, गोइंग फॉरवर्ड इंडियन बैंक का वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। वरना तुम्हारा ईपीएस और पैट का ग्रोथ 30-35% कैसे होगा, समझ में आ रहा है। बिकॉज आज भी इंडियन बैंक का अगर मैं नंबर बताऊं, उनका लोन बुक ग्रू 9 और 10% एंड द डिपॉजिट बुक ग्रू अराउंड 6 और 7%। मतलब क्या, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। इंडस्ट्री क्रेडिट अगर 12-13% से ग्रो कर रहा है और तुम उसके नीचे रेट से ग्रो कर रहे हो, मतलब ये लूजिंग मार्केट शेयर। बट तुम्हारा ईपीएस में बहुत तगड़ा ग्रोथ दिख रहा है, बिकॉज तुम अपने घर को साफ कर रहे हो, एग्जिस्टिंग घर को साफ कर रहे हो। लेकिन साफ कर करके कब तक पैसे बनाते रहोगे, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। सो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि इंडियन बैंक ने इतना अच्छा नंबर किया, 35% से ग्रो किया, मेरे को नंबर मीडियोकर लगा बिकॉज योर डिपॉजिट बुक इज ग्रोइंग एट 7%। अरे अगर आप एचडीएफसी बैंक देखोगे, जो इतने बड़े बैंक है, उनका भी डिपॉजिट बुक इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन इंडियन बैंक, है ना। सो the point is, if you're growing the deposit book at a slower pace than a behemoth like HDFC Bank, you aren't gaining much market share, है ना। because आपसे बड़े वाले जो साइज वाला जो कंपनी है, if they are growing at a faster pace, मतलब you are losing out in the game, मतलब रेस में आप सिर्फ पीछे ही पड़े हो, राइट। अब आगे नहीं आ रहे हो किसी के आगे। सो द पॉइंट इज दिस राइट। और वैसे भी अभी जीएनपीए 3% हो गया।
अभी अगर जीएनपीए 6-8% होता तो आप बोलते हैं मुझे कि भाई ये देख 6-8 से 3 हो सकता है तो थोड़ा और बेटर होगा, लेकिन द पॉइंट इसके लिए कभी 3% हो गया। इंडिया में ऐसा कोई बैंक तो थोड़ी है, मतलब मैं बड़े बैंक्स का बात कर रहा हूँ जिसका से फॉर एग्जांपल जीएनपीए 0 है। 0 तो हो ही नहीं सकता है ना, मतलब जो भी आप पैसे उधारी में दे रहे हो कुछ ना कुछ पैसा आपका डूबेगा इधर उधर करके। सो द पॉइंट इसके लिए 3% से और नीचे कितना, मतलब कितना और इंप्रूव करेगा। चलो 2% ले लिया, 1% ले लिया, बट इफ यू आर कंसिस्टेंटली लूजिंग मार्केट शेयर बाई ग्रोइंग डिपॉजिट्स एट 7%, मतलब वही है ना, स्टॉक अगर थोड़ा बढ़ता भी है तो उसका भी एक लिमिट में बढ़ेगा, है ना। आई नीड अ फिनेंशियल जो लेट से अपने लोन बुक को 20-25-30% से ग्रो करे और अपने एसेट क्वालिटी को बेटर करते 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 अपने ईपीएस को और भी हायर पेस से ग्रो करे। समझ में आ रहा है? आई नो इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट लिस्ट, राइट, लेकिन आपका लिस्ट, आपका चेकलिस्ट बहुत स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो 2 वर्कशॉप है, फिनेंशियल एंड द नॉन फिनेंशियल स्पेस में ना, आप दोनों ले लो। बिकॉज द पॉइंट इज के कोई भी स्टॉक में ना किसी का भी सुन के आप उसको खरीद लेते हो, इसलिए आप प्रॉब्लम में फंसते हो। यू नीड टू हैव सच अ स्ट्रिंजेंट चेकलिस्ट ना कि मेजॉरिटी चीज को आप मना करोगे। एंड जो कंपनी लेट से फॉर एग्जांपल आप उसको बिल्कुल ही मना नहीं कर रहे हो ना, उस पर बड़ा पैसा डाल के पोर्टफोलियो में घुसेड़ो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इंडियन बैंक का कहानी। और लास्ट में चलिए एक और बैंक का बात कर लेते हैं, बंधन बैंक। बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी फिर से खराब हुआ, और ऑफ कोर्स इस बार का एसेट क्वालिटी खराब होने का रीजन वही है, माइक्रो फाइनेंस। बंधन बैंक भी वही कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस से अपना एक्सपोजर को घटा के अभी आई गेस 40% ऑफ द बुक है, जबकि एक पॉइंट पर रिमेंबर आई थिंक इवन 1-1.5 साल पहले भी वो 55% ऑफ द बुक था। और बंधन बैंक क्या कर रहे हैं, वही आपका ये अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर आपका उसके साथ एमएसएमई लेंडिंग, फिर उसके साथ गोल्ड लेंडिंग, वो सारे सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके पास व्हीकल लेंडिंग, व्हीकल फाइनेंस, ट्रैक्टर लेंडिंग, वो सब में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक बंधन बैंक में मतलब कोविड में प्रॉब्लम, कोविड के बाद आसाम में फ्लड का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उनका सीईओ चला जाता है, कभी भी एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है। फिर एसेट क्वालिटी को ठीक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो कभी टेक्निकल राइट ऑफ कर देते हैं, कभी एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बुरे लोन्स बेच के एसेट क्वालिटी बेटर दिखाता है। आई मीन बंधन बैंक इज अ शीट बैंक। आई डोंट नो, लाइक आगे जाके आई होप के अच्छा बने, लेकिन द पॉइंट इज के लिए मतलब ये जो स्टॉक आप देखते हो ना, 700 रुपए में एक टाइम पे था आईपीओ के टाइम, अभी 150 रुपए में, 150 रुपीज में घूम रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि द बैंक केप्ट ऑन फकिंग अप। और इससे बुरा बैंक मतलब आई नो, मतलब आप बोल सकते हो कि लाइक दे हैड अ ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन इन बंगाल एंड आसाम, और वहां पे तो इट्स लाइक मोर डिस्टर्ब देन द वेस्टर्न पार्ट एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बट ये देखो, एज अ शेयर होल्डर हम ये सब देख के हम थोड़ा यहाँ पे एक्सक्यूज बनाएंगे कि अरे बेचारा यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन था तो इसीलिए नहीं है। बट वही है, बंधन बैंक का अभी धीरे धीरे करके सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में ज्यादा फोकस कर रहा है। बंधन बैंक वही बंगाल आसाम से अभी ज्यादा से ज्यादा, मतलब वहां पे तो मतलब ब्रांचेस है, लेकिन अभी नॉर्थ के साइड में बहुत फोकस्ड है, सेंट्रल इंडिया में ज्यादा फोकस्ड है, साउथ में भी धीरे धीरे करके जा रहा है। एंड बंधन बैंक डू नॉट वांट टू जस्ट बी फोकस्ड ऑन वेस्ट बंगाल एंड कलकत्ता एंड आसाम एंड ऑल दोस प्लेसेस, ठीक है। सो ये हो गई बात। लेकिन आपको ये भी समझना है, जो मैंने बार बार बोला, जितना आप सिक्योर्ड लेंडिंग में जाओगे, ऑफ कोर्स आपका बुक तो देख के शायद सेफर ज्यादा लगे, लेकिन आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होता जाएगा। आप देखोगे इक्विटस का भी निम्स घट रहा है फॉर द सेम रीजन, बंधन बैंक का भी घट रहा है फॉर द सेम रीजन। आई थिंक बंधन का निम्स पहले तो 8.5-9% होता था, अभी तो 7% के रेंज में आ गया, और उसके भी और नीचे जाएगा। बिकॉज जितना आप, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है ना, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में इट्स हाई यील्डिंग एंड हाई आरओई एक्रेटिव लोन्स। अब क्या होगा, आपका आरओई नहीं बढ़ेगा, आपका जितना भी स्टेबल एसेट्स में जाओगे, जैसे होम लोन्स एंड ऑल दैट, होम लोन में तो अब उतना अब तो चार्ज नहीं कर पाओगे ना जितना माइक्रो फाइनेंस लोन्स में करते हो। सो वही है। एंड बंधन बैंक का तो पूरा डीएनए ही बदल रहा है। बंधन बैंक वाज लाइक पहले जब वो एनबीएफसी हुआ करता था, तो वो तो एक माइक्रो फाइनेंस बेस्ड ही एनबीएफसी था। अब मैं देख रहा हूँ कि अपना पूरा डीएनए और अपना पूरा अपना पूरा हुलिया ही बदल रहा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर उनका नया कोई सीईओ आया है, आई डोंट नो हाउ दैट गाय इज एंड ऑल दैट। सो एनी विच वे, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है बंधन बैंक में, मतलब नथिंग गुड टू से। एसेट क्वालिटी भी जैसे उनका खराब हो गया, निम्स भी नीचे की तरफ जा रहा है। ऑफ कोर्स यू कैन से कि लाइक माइक्रो फाइनेंस बॉटम आउट हो चुका है, एज आई हैव सेड इन मल्टीपल बिजनेस अपडेट वीडियोस में। दूसरे कंपनीज के एग्जांपल लेके, नहीं देखे हो तो पुराने वीडियोस जाके देख लो, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया Q4 FY25 करके मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो उठा के आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 3-4 क्वार्टर मतलब मंथ से
आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन एफिशिएंसीज आर गोइंग अप. सो मे बी एसेट क्वालिटी बेटर होना चाहिए, लेकिन ये बंधन बैंक है, कल पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा. सो वही है, मतलब बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं है और मार्केट में भी कोई ट्रस्ट नहीं है. स्टॉक का हालत भी तो, वरना इस प्रॉब्लम में इतना स्टॉक नहीं गिरता. 70-80% के आसपास गिर गया आईपीओ के प्राइस से. सो क्या ही बोले. सो एनी विच वे यही हुआ. और चलिए आज के ये दूसरा वीडियो है. आई थिंक आई हैव कवर्ड ओवर 12 to 14 कंपनीज टुडे इन 2 वीडियोस. यही तक रखते, थक चुका हूँ आज. सो बस हो गया. अभी कुछ और कंपनीज को ट्रैक करेंगे जिनका नंबर्स आज आ रहे हैं. कल मैं वापस आई गेस 2 से 3 और वीडियोस बना लूंगा एंड आई ट्राई टू लाइक मेक देम एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई अंडरस्टैंड टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल. तो मैं जितना जल्दी अपडेट सबके सामने लाऊंगा उतना आपके लिए भी फायदेमंद होगा. एंड ऑफ कोर्स ये जहां पे आपको एक चीज मैं बार बार बता के दे रहा हूं, अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो और उसका लेट से पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया या उसका एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, आरओई नीचे की तरफ जा रहा है, वो स्टॉक जल्दी काटना. ठीक है, बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे मार्केट आपको मौका नहीं देगा कि अगर आप वेट कर रहे हो, डिटेल में स्टडी कर रहे हो. इसलिए मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपने वो 2 वर्कशॉप्स ले लिया ना, तो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. आप उसके बाद डायरेक्ट मार्केट में आओगे और आप एक्टिवली इन्वेस्ट करोगे. समझ में आ रहा है. बिकॉज यहाँ पे अगर आपको पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करना है, अल्फा जनरेट ये नहीं है कि आपको विनर्स में ज़्यादा पैसा डालना है, जबकि दूसरे साइड में मैं बताता हूँ विनर्स में तो पैसा डालना एक्चुअली सिंपलर है. अच्छा किए जा रहे हो, आप उस स्टॉक को ऊपर खरीदते जा रहे हो, वो तो सिंपलर काम है. द मोर डिफिकल्ट काम है कि जो कंपनी में आपका होल्डिंग है एंड दैट फक्स अप, राइट. तो वहाँ पे आपका अगर जो कंपनी को लेट से पहले चेकलिस्ट क्लियर करता था अभी नहीं कर रहे, तो वहाँ से काटना है. और काट के वो पैसा जो भी, अब जितना भी, वो सब्जेक्टिव है. आप 20% निकालो, 50% निकालो, क्या पता बहुत खराब है तो सभी पूरा ही बेचना पड़ेगा. वो पैसा निकाल के फिर आपको कोई प्रोडक्टिव जगह में जाना पड़ेगा. जितने दिन आप अनप्रोडक्टिव जगह में पड़े रहोगे उतना आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा और आपके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा. सो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में डाल दूंगा फॉर बोथ द वर्कशॉप्स. आराम से ले लो, आराम से देखो, सिर्फ पेन पेपर लेके बैठ के आपको देखना है. उसके बाद मेरा ये 100% गारंटी है कि कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच.